Good morning, students. In the previous section, we study about the different models of the atom. We also read in the previous section about the atom, about the electron and proton, and about the two model of atom. The two model of atoms are Thomson model of atom and Rutherford model of atom. In the Thomson model of atom, we read that Thomson explained that atom is a solid sphere of positive charge particles and the negative charge particles are embedded into it. He also explained that number of positive charge particles and the number of negative charge particles are equal in magnitude and thus they make the atom electrically neutral. लेकिन जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो ही find out that the model is wrong, because when Rutherford bombarded alpha particles on a thin gold sheet, he observed that most of the particle passes through the straight line. ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था ये शो कर रहा था कि एटम इज नॉट अ सॉलिड स्फीयर बट इट इज एक्चुअली अ होलो स्फीयर. तो उसके बेस पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था. उसमें था कि न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड इट. एक बहुत अच्छा मॉडल था जिसने काफी हद तक एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया था. लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी जो उसमें अनएक्सप्लेन्ड रह गई थी, कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, वो भी हमने पढ़े थे. आफ्टर दैट एक फाइनल मॉडल आया. उस मॉडल को बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं. नील्स बोर एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया और उस मॉडल का काम क्या था? टू ओवरकम द objection raised against the Rutherford's model of atom, Niels Bohr put forward and postulates and model of atom. अब उसमें क्या था? उन्होंने बताया था, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था. रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर में और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. उन्होंने स्पेशली कुछ भी उसके पाथ के बारे में इंडिकेशन नहीं दिया था. लेकिन नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन स्पेशल ऑर्बिट्स, और वो जो स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं वो स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. और वो जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं उन्हें एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहते हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट इनका क्या था? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज अ डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. दूसरा पॉइंट इनका क्या था कि जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट देन इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी. एक और पॉस्टुलेट्स इनका और बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा या लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में आएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने पर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि एनर्जी को अपर से लोअर में आने पर एनर्जी रिलीज करता है और लोअर से अपर में जब जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. इस तरह से एनर्जी का एक बैलेंस बना हुआ रहता है. ओके, तो इसमें नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं. वो क्या कह रही है? वो कहती है कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये ऑर्बिट्स या शेल, एक आप डायग्राम्स देखिए,
ये डायग्राम कंप्लीटली आपको इंडिकेट कर रहा है बोर्ड्स के मॉडल के बारे में। वही बात, पहली बात जो रदरफोर्ड ने बताई थी कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनटू द सेंटर और इलेक्ट्रॉन इन अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स के एल एम एन कहलाते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे के कहा जाता है, सेकंड को एल कहा जाता है, तीसरे को एम एन, इस तरह से और भी ओ पी और भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट मॉडल था नील्स बोर का, जिसमें उन्होंने कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट द एटम। तो मेन 2 पॉइंट्स उनके क्या क्या हो गए कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, वही बात जो रदरफोर्ड ने कही थी, लेकिन उन्होंने स्पेशली क्या कहा कि वो केवल एक अपने ऑर्बिट के अंदर ही ट्रेवल करते हैं, और जब वो अपने ऑर्बिट के अंदर ट्रेवल करते हैं तो वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ना एनर्जी को रिलीज करते हैं। ओके, तो अब हमारी दूसरी बात आ जाती है, वो आ जाती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अभी तक हमने पढ़ा था कि 2 ही एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो 2 एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे? पहला जो पार्टिकल्स था इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो पार्टिकल्स था वो था प्रोटॉन। हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन और गोल्डस्टीन दोनों ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक, इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम प्रोटॉन के अलावा भी एक और पार्टिकल्स पाया जाता है, और उसका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और उसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दिया। न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने ये पढ़ ही चुके हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। इट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, एंड बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस व्हेन इक्वल इन मैग्नीट्यूड मेक्स द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जब वो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं तो इसका मतलब नया जो चार्ज है उस चार्ज के ऊपर तो कुछ चार्ज होना ही नहीं चाहिए, सॉरी, नया जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के ऊपर तो कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए। यही होता है, जो न्यूट्रॉन होता है दैट इज न्यूट्रल इन चार्ज, उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात कि न्यूट्रॉन सारे के सारे एटम्स में प्रेजेंट होता है, केवल एक हाइड्रोजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि केवल एक हाइड्रोजन का जो एटम है, उस हाइड्रोजन के एटम को हम लोग अगर छोड़ दें तो न्यूट्रॉन सब में प्रेजेंट होता है और उसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी 3 पार्टिकल्स हो गए, आप देखिए एक बार। एक जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन, एक जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड द न्यूट्रॉन कंटेन ज़ीरो चार्ज, और कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, अब ये एक और चीज़, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी इनसाइड द न्यूक्लियस तो क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर की तरफ जो रिवॉल्व करेगा वो कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द मास ऑफ या मास ऑफ एटम इज देयरफॉर द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास क्या होगा या मास ऑफ एटम क्या होगा, तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, उसे हम लोग वो नेग्लिजिबल होता है, उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। पढ़ा था हमने लगभग द मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और उसके साइज़ के बारे में भी पढ़ा था, उसके साइज़ के बारे में भी एक आप करेक्शन कर लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 107 टाइम उसे बताया गया है, जबकि वो 107 टाइम नहीं होकर 10⁻⁷ है। इसको आप ज़रूर करेक्शन कर लीजिएगा, मुझे याद आ गया अभी ये। ओके,
अब एक और चीज़ आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिट्स। वापस बात को समझिए, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था के, एल, एम और एन इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए दो साइंटिस्ट, बोर्स, एक तो खुद नील्स बोर्स और एक दूसरे साइंटिस्ट थे बरी, उन्होंने कुछ अपना सिस्टम दिया, कुछ अपने रूल्स दिए। उन रूल्स को हम लोग बोर्स बरी सिस्टम कहते हैं। उस रूल्स के हिसाब से बताया जा सकता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ओके, तो ये सारे इनके रूल्स है। इन रूल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतने के लिए, आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय एंड गुड डे स्टूडेंट्स।